अगर मेरे घर से अगर आगे जाओगे वो तो एकदम 100 मीटर सामने बॉर्डर एकदम आमने-सामने ऐसे। उसी फेज़ में मैंने अपना बचपन पास किया कि जब मिलिटेंसी भी पीक पे थी और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, हेवी शेलिंग। बट अनफॉर्च्यूनेटली ये जो पॉलिटिक्स का डिस्कोर्स है ये 2 ही जगह से चल रहा है, या तो कश्मीर सेंट्रिक है या जम्मू सेंट्रिक है वो बॉर्डर इलाका। वहाँ पे जी। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नेग्लिजिबल, हेल्थ हुँ, फैसिलिटीज़ बुरी हालत में है। जब भी यूज़ किया गया तो एज़ अ वोट बैंक पॉलिटिक्स ही उस एरिया के लोगों को यूज़ किया गया है। ट्रेड सेंटर पे भी बहुत ज़्यादा हेवी शेलिंग हुआ पिछले 4-5 साल में, तो वो ट्रेड सेंटर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। पुंछ एक डिस्ट्रिक्ट ही ऐसी है जो डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट है। आधा जो जी। पार्ट है पुंछ का वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड चला गया उस साइड और आधा रह गया यहाँ पर। कल्चरली हम लोग सेम हैं, कस्टम हम हुँ, लोगों के सेम हैं, ट्रेडिशन हम लोगों का एक जैसा है, लैंग्वेज एक जैसी है। तो हम लोगों को अगर उनसे मिलते हैं तो हमें कुछ लगता नहीं है कि यार वो डिफरेंट स्टेट में रह रहे हैं और हम डिफरेंट स्टेट में। ये हुँ, चीज़ वहाँ के लोगों ने भी फेस किया और इस साइड के लोगों ने भी फेस किया। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग खासकर जो है सीज़ फायर वायलेशन जो है वो वहाँ के लोग भी फेस कर रहे हैं सेम, और इस साइड के लोग भी सेम फेस कर रहे हैं वही चीज़। महीने में फायरिंग नहीं होता, जिस वीक में फायरिंग नहीं होता था तो हम लोगों को भी लगता था यार आज कुछ डिफरेंट है। आज फायरिंग नहीं हुआ है। स्कूल्स में टीचर्स हमें मॉर्निंग असेंबली में बताते थे कि देखो भाई, एनी टाइम फायरिंग हो सकता है। आपको अपने आप को सेव कैसे करना है? आप उस टाइम पे जाओगे तो हमारे हर घर में अपना बंकर होता था। हमारे घरों में ऐसा कंडीशन था कि विंडो पेन्स नहीं थे। अच्छा। कहीं पर भी मिरर्स आपको घरों में नहीं मिलते थे। बॉर्डर एरिया के जो बच्चे हैं वो हर तरीके की वेपन से दे नो। जब हम छोटे थे तो हमने इन सब चीज़ों को उठा के स्प्लिंटर्स को कलेक्ट करके दुकान पे बेचकर हमने टॉफ़ियाँ खाई हैं। कुछ अच्छा। ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ जहाँ पे बच्चे क्रॉस कर गए हैं बॉर्डर को और पार चले गए हैं वहाँ पे। मतलब बॉर्डर अच्छा। इतना पोरस है वहाँ पर। ऐसे एन नंबर ऑफ केसेस आपको वहाँ मिलेंगे जो किसी के कोई फिज़िकली डिसेबल्ड हो गया है, किसी के पेरेंट्स मर गए हैं, कोई ब पेरेंट है तो बच्चे मर गए हैं। बॉर्डर एरिया में हम कभी ये नहीं कहते हैं कि नॉर्मल-एसी आ गया है। अच्छा। मीडिया को बताने के लिए हाँ, ठीक है। इस स्टेट की कंडीशन में पहुँचने में पुंछ को अभी 50 साल और लगेंगे। हमारी गलती नहीं थी हम वहाँ पे पैदा हुए, ठीक है? ये 2 स्टेट्स का झगड़ा है और उस स्टेट के झगड़े में हम लोग कहाँ पे फँसे रहे। जब मिलिटेंसी पीक पे थी, तब भी आए वोट करने के लिए। पर्टिकुलरली बॉर्डर एरिया के लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए, जी। क्योंकि वो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा उन्होंने फेस किया है। Hello and welcome to the Urban Affair and we are back with the third session of our Border Town series. और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का और हमारे साथ हैं आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर तारीफ सुहेल। सो वेलकम डॉक्टर तारीफ। थैंक यू सो मच जी, थैंक्स अ लॉट। अपने ऑडियंस को हम आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। तो हमारे जो आज गेस्ट हैं डॉक्टर तारीफ सुहेल, ये बाशिंदे हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट के ही और इन्होंने जेएनयू से पीएचडी की है अपनी लॉ एंड गवर्नेंस पर और अभी ये एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वाइजाग में गीतम यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा एक फ़िटनेस एंथुसियास्ट हैं और व्लॉगर हैं, बहुत एक्टिव व्लॉगर हैं। इनके जो व्लॉग्स हैं वो इनके होम टाउन पर, इनके होम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बेस्ड रहते हैं। इनके जो बॉर्डर टाउन है उसकी लाइफ पर बेस्ड है। इनकी यूनिवर्सिटी लाइफ इन्होंने डॉक्यूमेंट की है और स्टूडेंट्स को के लिए ये ट्यूटोरियल वीडियोस बनाते रहते हैं एंट्रेंस के लिए। सो वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर तारीफ। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या जी, थैंक्स अ लॉट फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। जो भी माय आप प्लेजर। पूछेंगे, मैं रेडी हूँ आपके आंसर्स देने के लिए, श्योर। जी। तो हम शुरू करते हैं अपने सवालात का सिलसिला। तो सबसे पहले तो क्योंकि डॉक्टर तारिफ आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं, पुंछ से हैं, आप वहीं पैदा हुए। जब तक आप एजुकेशन के लिए बाहर नहीं गए तब तक आपका वहीं रहना हुआ। तो आप उस एरिया से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और माउंटेनस एरिया है, डिफ़िकल्ट टेरेन है और पॉलिटिकली भी इतनी उसकी आवाज़ दूर तक पहुँची नहीं है। तो आपकी ज़ुबान से हम सुनना चाहेंगे कि क्या-क्या पेचीदगी रहती है एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बाशिंदों के लिए, कैसी ज़िंदगी होती है वहाँ पर
और स्पेशली कंसिडरिंग कि जनरली ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये प्रोन रहते हैं सीज़ फायर वायलेशंस के, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के, तो किस तरह की ज़िंदगी है, टेरेन वाइज़ कैसी है और जियोपॉलिटिकली भी किस तरह का वहाँ पे हालात रहते हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जी आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। हाँ, मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ और पुंछ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा-सा गाँव है, जलास गाँव का नाम है। एकदम वो गाँव जो है वो शार्प बॉर्डर पे है और मैंने अपना बचपन जो है वहाँ पे ही गुज़ारा एक्चुअली स्कूलिंग सारा वहाँ से ही किया, उसके बाद मेरा कॉलेज भी वहाँ से ही हुआ है। उसके बाद मैं आ गया था दिल्ली में। मुझे दिल्ली में घर से निकले हुए वैसे देखो तो 15 इयर्स 15 साल हो चुके हैं। और बट मेरा स्कूलिंग और जो बीए है वो वहाँ से ही हुआ है। अच्छा इलाका है बहुत माउंटेनियस टेरेन है क्लाइमेट बहुत अच्छा है, लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं। नेचुरली भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बीच से एक छोटा रिवर जाता है जो कि पीर पंजाल पासेस से निकल कर आता है। तो बट हाँ, हॉस्टाइल रहा है वो। एक आप समझ लो कि एक वार ज़ोन रहा है कुछ कि कोई टाइम था, जब वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट एक बहुत ज़्यादा क कॉन्फ्लिक्ट से गुज़रा है, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग, टेररिज़्म कोई टाइम था, बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी उस इलाके में पीक पे थी। तो मैंने भी अपना बचपन जो है वो गुज़ारा है उस टाइम पे जब मिलिटेंसी बहुत पीक पे थी। सीज़ बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बहुत ज़्यादा थी। सीज़ फायर वायलेशन तो आम था। तो यस, ये चीज़ें मैंने भी विटनेस की हैं। बाकी लोग अच्छे हैं, कल्चर बहुत अच्छा है, एक डाइवर्स कल्चर है। अगर मेरे गाँव की बात की जाए तो काफ़ी प्लुरैलिटी है, हिंदूज़ भी रह रहे हैं, मुस्लिम्स हैं, प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम गाँव है वो, बट हिंदूज़ भी रहते हैं, सिख्स भी हैं वहाँ पर। मंदिर है, मेरे घर के पास में एक मस्जिद है, बिल्कुल पास में, उससे अगर 100 मीटर, 200 मीटर डिस्टेंस पे जाओगे तो एक मंदिर है। उसके बाद 100 मीटर आगे चले जाओगे तो एक गुरुद्वारा आता है। तो हमारे गाँव में ये है कि ह बड़े अच्छी तरीके से हम बड़े हार्मोनियस तरीके से रहते हैं। तो अभी आपने बोला कि एकदम वॉर ज़ोन पर, एकदम शार्प एलओसी पर ही सिचुएटेड है आपका जो गाँव है। तो आपके ब्लॉग में भी मैं देख रही थी आपने एलओसी पर आप खुद गए, आपने बताया कि वहाँ पे कुछ बार्टर सिस्टम से ट्रेड भी होता है। तो अपना एलओसी के बारे में एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए कि एलओसी के पास रहना कैसा होता है एक्सपीरियंस और जैसे आपने बताया कुछ एनेक्डोट्स हैं आपके, वो भी हमारे साथ जी। साझा कीजिए। और ये भी बताइए कि कुछ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन या कुछ क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन अभी मुमकिन हो पाई है या फिर अभी हालात ऐसे हैं कि एकदम एक आयरन वॉल है इनविजिबल की इधर के लोग उधर नहीं, इधर की चीज़ें इधर नहीं। किस तरह का सिस्टम चलता है? हाँ, देखिए ट्रेड वहाँ पे चल रहा था, ट्रेड सेंटर बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर वहाँ पे बनाया गया। वो एक जगह है मेरे गाँव के अपोज़िट एक गाँव है, जिसका नाम है खड़ी, खड़ी करमाड़ा। तो वहाँ पे एक ट्रेड सेंटर उन्होंने बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कि कुछ देर के लिए ऑपरेशनल रहा, ट्रेड हो रहा था वहाँ पर। जैसे सब्जियाँ जाती थी यहाँ से, पाकिस्तान से भी कुछ सामान आता था, जैसे लोहा जाना, फिर भैंस वो पाकिस्तान के लोग भैंस जो बफेलो वाटर बफेलो वो लेके जाते थे, अम्ब्रेलाज़ लेके जाना, वहाँ से ड्रेसेज़ आना, पाकिस्तानी सूट बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पर। पाकिस्तानी शूज़ वहाँ पे हमारे लोकल लोग लगाया करते थे। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी उस टाइम पे जब ट्रेड स्टार्ट हुआ था उस रूट से। वो बहुत अच्छा टाइम था, लोकल्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, पर्टिकुलरली आप वो 2-3 गाँव जो देख लो जो नज़दीक थे ट्रेड सेंटर के। वो गाँव के लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि देखो है वो बॉर्डर इलाका, वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नेग्लिजिबल, हेल्थ फैसिलिटीज़ बुरी हालत में है। तो जितना भी बेसिक पब्लिक सर्विसेज़ है ना, वो आप लगा लो उनका हालत बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस में है वहाँ पे। तो वैसी जगह में इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है लोगों के पास, ठीक है? तो वैसी जगह में जब ट्रेड खुल जाए और बड़े लेवल पे ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए, तो
लोकल लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मिल गया था वहाँ पर। तो वो उन गाँव के जो 3-4 गाँव हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे काम कर रहे थे। डेली वेज लेबर ही थे दो, बट अच्छा था उनके लिए। जैसे बसेस सॉरी ट्रक्स जो थे, वो जिन लोगों के पास ट्रक थे, उन्होंने ट्रक अपना वहाँ पे लगा दिया। जिन लोगों के पास छोटे ऑटो रिक्शा थे, उनका भी काम बढ़ गया, सुबह सब्ज़ी लाना वहाँ से, यहाँ से लेकर जाना मटेरियल वहाँ, वहाँ से यहाँ लाना। तो वो लोकल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, क्योंकि वहाँ पर और अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी। इकोनॉमिकली वो रीजन बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। पॉलिटिकली आल्सो उस रीजन को हिस्टोरिकली मतलब कोई भी किसी तरीके का भी ध्यान नहीं दिया गया, पॉलिटिकली भी अगर देखा जाए। जब भी यूज़ किया गया तो एज़ अ वोट बैंक पॉलिटिक्स ही उस एरिया के लोगों को यूज़ किया गया है। तो इसलिए काफ़ी डिप्राइव रहे, बट इस ट्रेड ने बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी हम लोगों को दिया था। अनफॉर्च्युनेटली वो ज़्यादा देर रह नहीं पाया। अभी तो आप जाके देखोगे ट्रेड सेंटर पे भी बहुत ज़्यादा हेवी शेलिंग हुआ पिछले 4-5 साल में, तो वो ट्रेड सेंटर ऑलमोस्ट मतलब एक तरीके का खत्म ही हो गया। वो ट्रेड सेंटर का है वहाँ पे, बिल्डिंग बची है, बट ट्रेड वगैरह तो सब कुछ बंद हो गया और उसका नुकसान हम लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ है। अदरवाइज़ जब ट्रेड खुला था तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था हम लोगों के लिए। उसके बाद आपको पता है, पुंछ एक डिस्ट्रिक्ट ही ऐसी है जो डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट है। आधा जो पार्ट है पुंछ का वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड चला गया उस साइड और आधा रह गया यहाँ पर। हम लोगों के रिलेशंस हैं वहाँ पर, जैसे लोगों के फैमिलीज़ डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं हमारे वहाँ पर। तो लोग शादी भी करते थे, बहुत रिसेंटली भी शादियाँ हुई हैं वहाँ पर। यहाँ से वहाँ जाके शादी करना, वहाँ के ब लड़की या लड़के की शादी यहाँ पे होना, वो चीज़ कॉमन थी। उसके बाद एक बहुत अच्छी बस सर्विस चलाई थी गवर्नमेंट ने, जो था पुंछ रावलाकोट बस सर्विस, जिसने एक एक अटेम्प्ट रहा कि ब्रिज किया जाए वो गैप को। बहुत अच्छा था वो टाइम ऐसा था कि मतलब हम लोग पाकिस्तान से लोग आते थे उस साइड से हमारी जगह पे 15-20 दिन के लिए रुकना, हमारे लोगों से बात करना, कल्चरली हम लोग सेम हैं, कस्टम हम लोगों के सेम हैं, ट्रेडिशन हम लोगों का एक जैसा है, लैंग्वेज एक जैसी है। तो हम लोगों को अगर उनसे मिलते हैं तो हमें कुछ लगता नहीं है कि यार वो डिफरेंट स्टेट में रह रहे हैं और हम डिफरेंट स्टेट में। बट एक बॉर्डर है तो इसलिए हम लोग सेपरेट हो गए। अदरवाइज़ वो जब खुला वो ये पुंछ रावलाकोट बस सर्विस, तो अच्छा था, हम लोगों के लिए भी अच्छा रहा, एक-दूसरे से मिलने का मौका मिला, अपने ही लोग जो डिवाइड हुए थे हमसे, उनसे मिलने का मौका मिला और वो अगर आप वो मतलब वो जो सिनेरियो था, वो जो सीन होता था उस टाइम पे लोग आना और जब आके वो वापिस जाते थे, जो उस टाइम वो वहाँ से जब अलविदा होते थे एक-दूसरे से तो रोना-धोना मतलब एवरीथिंग इमोशंस एवरीथिंग वो वहाँ पे पता चलता था कि दीज़ आर जस्ट बॉर्डर्स व्हिच आर क्रिएटेड। तो उसमें लोगों को डिवाइड कर दिया गया है, जबकि लोग आपस में जो हैं दोनों एक ही तरह के हैं। ठीक है। ये चीज़ वहाँ के लोगों ने भी फेस किया और इस साइड के लोगों ने भी फेस किया। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग खासकर जो है सीज़ फायर वायलेशन जो है वो वहाँ के लोग भी फेस कर रहे हैं सेम और इस साइड के लोग भी सेम फेस कर रहे हैं वही चीज़। आप मेरे बारे में पूछ रहे थे तो देखो बचपन ही वैसा गुज़रा और ये चीज़ें हमने अपने बचपन में फेस की हैं जैसे क्रॉस बॉर्डर शेलिंग। फायरिंग एक हमारे लिए एक नॉर्मल लाइफ़ था वहाँ पर। जिस महीने में फायरिंग नहीं होता, जिस वीक में फायरिंग नहीं होता था, तो हम लोगों को भी लगता था यार आज कुछ डिफरेंट है, आज फायरिंग नहीं हुआ है। अच्छा। तो ये एक पार्ट है हमारी लाइफ का, ये एक बिल्कुल एक मतलब अ, जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव वर्ड में कहा जाए तो गिविंग मीनिंग टू आवर लाइफ बट हमारी लाइफ में वो उस तरीके का पार्ट बन चुका था। हर बच्चे ने मेरी 90s बोर्न ने हर एक बच्चे ने ये फेस किया है। हमारे स्कूल्स को आप देख लो स्कूल्स में किया है ये चीज़ मतलब हम स्कूल जाते थे तो जैसे हम स्कूल जाते थे तो हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था उस टाइम पे। आप मेनलैंड में देख लो इंडियन किसी भी इंडिया की अदर स्टेट में ऐसा ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा। हमारे स्कूल्स में टीचर्स हमें मॉर्निंग असेंबली में बताते थे कि देखो भाई एनी टाइम फायरिंग हो सकता है। आपको अपने आप को सेव कैसे करना है? क्रॉलिंग करना है, कैसे क्रॉलिंग करना है, किस तरीके से छुपना है, कहाँ पे जाके छुपना है।
ठीक है? कोई छोटी नाली होगी, नहर होगी, उसमें घुस जाना है। वॉल होगी, उसमें घुस जाना है। खाली स्पेस में नहीं रहना है, जहाँ पे ऊपर टिन शीट्स होंगे जिस बिल्डिंग में, वहाँ पे नहीं जाना है। ऐसी तो ये ट्रेनिंग हम लोगों ने स्कूल से सीखी है। उसके बाद हम लोगों को घर पे भी ट्रेनिंग दिया जाता था। हर घर में हमारे आप उस टाइम पे जाओगे तो हमारे हर घर में अपना बंकर होता था। हुँ, आज के टाइम पे वो चीज़ नहीं रही, आज के टाइम पर बॉर्डर एरिया में आप जाओगे कम्युनिटी बंकर्स आ गए। अच्छा। मगर वो एक टाइम ऐसा था जहाँ पर हम लोगों के हर घर में एक बंकर हुआ करता था। हमारे घर में एक बंकर था, मुझे याद है हम छोटे थे तब, बट हुँ, मैं, मेरा भाई और मेरे पापा हम सब ने मिल के वो बंकर बनाया था। इवन मेरे अंकल थे, पहले हमारे घर में बना बंकर, फिर हमने अपने अंकल के घर में बनाया बंकर, फिर मेरे दादाजी के घर में एक बंकर बनाया, फिर मेरे जो नेबर थे उनके घर में जाके एक बंकर बनाया। हम सब मिल-जुल के एक-दूसरे के साथ काम करते थे, तो हुँ, हर घर में एक बंकर हुआ करता था। आजकल कम्युनिटी बंकर्स हो गए क्योंकि फायरिंग भी कम है। उस टाइम कम्युनिटी बंकर होकर भी पहले तो कम्युनिटी बंकर थे भी नहीं। कम्युनिटी अच्छा। बंकर होता भी तो कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जब फायरिंग होता था, तो आप हुँ, कम्युनिटी बंकर तक तो पहुँचने की दूर की बात है, आप एक रूम से दूसरे रूम पर नहीं जा सकते थे। हुँ, हमारे घरों में ऐसा कंडीशन था कि विंडो पैन्स नहीं थे। अच्छा, कहीं पर भी मिरर्स आपको घरों में नहीं मिलते थे। अच्छा, मुझे आज भी याद है कि जब तक मैं कॉलेज में था, तो हमारे घर में मिरर्स नहीं लगे थे। अच्छा। 1-2 बार आके लगवाए भी पेरेंट्स ने बट वो टूट गए क्योंकि ये एक ट्रेमर होता था जब गोलाबारी होती थी, फायरिंग होता था, तो जी, वो नॉन स्टॉप होता था, 2 टू 3 आवर्स। जी, जी। तो बहुत ज़्यादा फायरिंग होता था, तो एक रूम से दूसरे रूम पर भी हम जाने में डरते थे कि कोई शीशा टूट जाएगा या गोला अभी पड़ जाएगा घर के अंदर। तो अगर अम्मी होते थे एक रूम पर, अब्बू होते थे एक रूम पर, हम बहन-भाई एक रूम पे रहते थे, तो फिर भी हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाते थे एक रूम पर। अच्छा, तो दूसरे के घर तो जाना दूर, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एवरी होम वी शुड हैव वन बंकर। तो हमने अपने घर में एक बंकर बनाया, उसका रास्ता एक खिड़की से रह दिया, तो हम उस बंकर में जाके बहुत दिन स्पेंड किए, बहुत रातें भी स्पेंड किया, अच्छा, खाना भी वहाँ बनाते थे, एवरीथिंग वो चीज़ हमने विटनेस की है बॉर्डर एरिया में, वो एक पार्ट रहा हमारा जो चाइल्डहुड का। हुँ, हम ग्रो वैसे उस फ़ेज़ में हुए, उसी हुँ, फ़ेज़ में मैंने अपना बचपन पास किया कि जब ये चीज़ें पीक पे थी। मिलिटेंसी भी पीक पे थी और जी। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, हेवी शेलिंग ये चीज़ें तब पीक पे थी, तो उस दौर में हमने अपना बचपन किया है। एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि ट्रेनिंग आप लोगों को मिली, स्कूल में भी मिली। एक ऐसे जी, ही मुहिम शुरू की गई थी स्टेट द्वारा जिसमें था कि विलेज डिफेंस कमिटीज़ जो थी वो बनाई गईं, कि गाँव के जी, लोगों को लोकल्स को वेपनाइज़ किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, हथियार दिए गए ताकि पुलिस फ़ोर्स या आर्म्ड फोर्सेस के आने से पहले वो लोग खुद की प्रोटेक्शन कर सकें इन केस ऑफ अ मिलिटेंट अटैक और एन एम्बुश और एनीथिंग। तो इस जी। तरह की विलेज डिफेंस कमिटीज़ क्या आपने भी लोकली देखी? और इस तरह की वेपनाइज़ेशन से क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए? उस बारे में बताइए। जी, जी। बिल्कुल मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये वीडीसी एक था एक इनिशिएटिव चलाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, अभी वो फिर से उसको रिवाइव किया, उसको वीडीजी रखा है अभी वो उन्होंने, विलेज अच्छा, डिफेंस ग्रुप्स आई थिंक, पहले ये वीडीसी था, विलेज डिफेंस कमेटी करके। उस जी, टाइम गवर्नमेंट ने लोगों को लोकल्स को वेपनाइज़ किया था ये समझकर क्योंकि बहुत से क्योंकि देखो बॉर्डर बहुत लंबा है। जी, उस एरिया में बॉर्डर बहुत लंबा है और पहाड़ी इलाका है, आर्मी का पहुँचना हर जगह में ये पॉसिबल नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, आर्मी पहुँच जाती थी हर जगह पे, जहाँ पर भी कुछ उनको लगता था प्रॉब्लम है, एनकाउंटर करना है या मिलिटेंट आ गए, तो आर्मी पहुँच जाती थी वहाँ पर। बट स्टिल आर्मी ने फर्स्ट हैंड लोगों को कहा कि आप अपने पास भी वेपन रखो, ताकि अगर इमरजेंसी में कोई आ जाए ऐसा तो क्योंकि मिलिटेंसी उस टाइम टॉप पे थी। तो आप अपने आप को ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप खुद कर सको। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने वेपनाइज़ किया था लोगों को। इवन मुझे याद है कि हम भी जब छोटे थे, हम भी ट्रेनिंग में गए थे एक बार। वहाँ पे अच्छा, लोकल्स को बुलाया गया था कि आप ट्रेनिंग लो, कैसे वेपन को चलाना है।
बॉर्डर एरिया के जो बच्चे हैं वो हर तरीके की वेपन से दे नो व्हाट द काइंड ऑफ आर्मी वेपन दे हैव। गोली का साइज पता है उनको, कौन सी गोली में क्या रहता है, पित्तल को कैसे अलग करना है गोली से, गोली के स्प्लिंटर्स का क्या वैल्यू है, गोले गोले का पार्ट्स दो तीन पार्ट्स में होता है। एक बड़ा शेल जो होता है, छोटी गोली जी। एक होती है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक बड़ा जो शेल होता है जो उस टाइम पे रहता था 90s में, जी। वो उसमें कौन सा पार्ट कितना एक्सपेंसिव है, क्योंकि इन सब चीजों को हमने एक जब हम छोटे थे तो हमने इन सब चीजों को उठा के स्प्लिंटर्स को कलेक्ट करके दुकान पे बेचकर हमने टॉफियां खाई हैं। ठीक अच्छा। है, तो वो टाइम था जब वीडीसी को लाया गया था और बॉर्डर के लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, बच्चों को मतलब बच्चों को नहीं, जो यंग लोग थे उनको भी ट्रेन किया गया कि हुँ। आप ट्रेनिंग लो और सो दैट आप अपने आप को डिफेंड कर सको। वो एक अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, क्योंकि आर्मी हर जगह नहीं पहुंच सकती थी, तो लोगों को भी वेपनाइज कर दिया गया था। मगर इसका एक नेगेटिव चीज ये हुआ कि उसको लेकर लोगों ने बहुत सा मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे वेपन का मतलब मिसयूज किया, जैसे बहुत से केसेस आए, रेप के केसेस आना स्टार्ट हो गया, एक्सटॉर्शन होना स्टार्ट हो गया। तो मैं as per the I am just reading out, as per the official figure placed on the floor of Jammu and Kashmir Legislative Assembly in 2016, 27,924 civilians were serving in 4248 VDC across the state. There were 2 to 1 FIR against them, including 23 cases of murder, cases of 7 cases of rape, 15 cases of riot, communal riot, 3 cases of NDPS and 169 of other cases. तो जब वीडीसी का ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा अच्छा था गवर्नमेंट की तरफ से कि लोगों को वेपनाइज़ किया जाएगा, ठीक है, वो अपने आप को डिफेंड कर पाएँ इमरजेंसी सिचुएशन में। बट ये किसी और तरीके से टर्न ले गया, जिसमें लोगों ने इसको मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर गवर्नमेंट ने लोगों को बोला कि भाई आप डिसआर्म कर दो अपने आप को, आप अपने वेपन जमा कर दो। बहुत से लोगों ने जमा किए, बहुत से लोगों ने नहीं भी जमा किए। ये एक पीरियड था, अब फिर से मिलिटेंसी बढ़ रही है जम्मू कश्मीर के खासकर पीर पंजाल चनाब वैली में। तो गवर्नमेंट ने अभी फिर से इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को वेपनाइज़ करना है, उनको ये भी श्योर करना है कि अगर हम वेपनाइज़ कर रहे हैं उनको, तो वो वेपन को मिसयूज़ ना करें 1, सेकंड प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए उनका। तो ये था, बाकी दूसरा आप जो अभी मुझे क्वेश्चन पूछे थे एजुकेशन को लेकर, मतलब स्कूल्स में ट्रेनिंग दिया गया था। मैं जी। ये चीज़ मैम बहुत ज़्यादा कॉमन थी। मेरे एक्चुअली मदर भी जो है वो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो और वो जिस स्कूल में काम कर रहे थे, अभी तो वो रिटायर्ड हो चुके हैं। एक स्कूल था जो कि एकदम शार्प बॉर्डर पे था। करमाड़ा उस जगह का नाम है। करमाड़ा, जो जहाँ से बॉर्डर जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में, जस्ट सामने है एकदम। कुछ अच्छा। ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ पे बच्चे क्रॉस कर गए हैं बॉर्डर को और पार चले गए हैं वहाँ पे। मतलब बॉर्डर अच्छा। इतना पोरस है वहाँ पर। अच्छा। बच्चे चले गए कुछ अ, पिकनिक करने गए, कोई बच्चा वहाँ पे बकरी चरा रहा था, तो पता नहीं चला पार चला गया। पाकिस्तान हुँ। आर्मी ने उसको पकड़ लिया और फिर एक डिफरेंट रूट से उसको ऑफ़िशियली वापस भेजा गया। तो मेरी मदर थे उस स्कूल में काम कर रहे थे, वो हमारे गाँव के अपोज़िट में एक गाँव है। अब उस गाँव में बच्चे, बहुत से बच्चे जो थे वो एब्सेंट रहते थे। तो जो मेरी अम्मी थे वो क्योंकि स्कूल के हेड थे, तो उन्होंने पूछा पेरेंट्स को, यार आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो हुँ। उन्होंने फिर बताना शुरू किया कि मैम बच्चे कैसे स्कूल में आएँगे जब पूरी रात को फायरिंग चलता है। तो अच्छा। बच्चे सोएँगे तो तभी सुबह स्कूल आएँगे। हुँ। ये चीज़ अभी रिसेंट है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 2019 जब मैं अपना फील्ड वर्क करने गया था, ये तब की बात है। मैं अपने टाइम की बात करूँ तो वो तो 2008 में थी, 2007-8, 5-6 वो टाइम था। उस टाइम पे भी हुँ। स्कूल्स का ये कंडीशन था, आज भी ये है कि बॉर्डर एरिया में डिस्टर्ब्ड है वो रीजन। हुँ। बॉर्डर एरिया में हम कभी ये नहीं कहते हैं कि नॉर्मल-एसी आ गया है। अच्छा। मीडिया को बताने के लिए हाँ, ठीक है, बट हुँ। बॉर्डर एरिया के लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि वो टाइम बहुत बुरा था जब ऐसी चीज़ें हो रही थी, वो टाइम वापस नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को नोट नहीं कर रहे हैं कि वो टाइम आएगा नहीं वापस। हुँ।
उनको पता है कि हमारे नेबर्स ये लोग हैं, हम अपने नेबर चेंज नहीं कर सकते और ट्रू। हम अपनी जगह भी नहीं छोड़ सकते। हुँ, तो नेबर हमारा कैसा है वो इसको अच्छे से जानते हैं, तो वो इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। खासकर हमारे जैसे लोग जो बाहर आ गए वहाँ से, जी। जैसे मैं अपने गाँव से बाहर आ चुका हूँ, तो हुँ, मैंने बाहर की स्टेट्स में मैं रह रहा हूँ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम कहाँ पे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम मतलब हम इन स्टेट्स में जैसे अभी मैं वाइज़ैक में रह रहा हूँ। मुझे लगता है इस स्टेट की कंडीशन में पहुँचने में पुंछ को अभी 50 साल और लगेंगे। 50 इयर्स लगेंगे वो भी वी कैन नॉट एश्योर कि आफ्टर 50 इयर्स वो ऐसा होगा। जी। तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी है। जी, आपने अभी बताया कि स्कूल में बच्चे भी एब्सेंट रहते हैं क्योंकि रात भर शेलिंग रहती है। तो हमेशा जी, एक डर का साया जो है हमेशा वो तारी रहता है वहाँ के लोगों पर, बच्चों पर। तो इससे एक मेंटल हेल्थ पर तो बहुत गहरा असर पड़ता होगा वहाँ के बाशिंदों पर। तो मेंटल हेल्थ जितनी और ट्रॉमा से अफ़ेक्टेड रहता है, शेल शॉक्ड रहते हैं। तो इसके क्या इम्प्लिकेशन आपने अपने इर्द-गिर्द लोगों में देखे हैं? अभी हम देख रहे हैं कश्मीर जैसे एरिया में भी एक टर्मॉइल जो है वो अ, जारी है, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी ड्रग्स का काफ़ी जो है देखने को मिला है लोगों में ड्रग का अब्यूज़ बहुत देखने को मिल रहा है। तो क्या आपके पुंछ के आस-पास भी मेंटल हेल्थ लोगों की अफ़ेक्ट हो रही है नेगेटिवली और आपने कुछ इस तरह की पर्सनल चीज़ें देखी हैं अपने आस-पास? देखो मैम जब आप ऐसे सिचुएशन में रह रहे हो, जब आप ऐसे सोशो पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। नॉट जस्ट दैट आप वहाँ पे रह रहे हो तो ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं, ठीक है? एक तो ट्रॉमा आप फेस कर रहे हो जो वहाँ पे कर रहे हो। जब आप वहाँ से बाहर भी आते हो, जब कोई भी बच्चा उस जगह से बाहर आता है, सच सही में अगर मेंटल चैलेंज उसको होता है, वो उस एरिया से बाहर निकल के होता है। वो जब उस एरिया से बाहर निकलता है तो उसको लगता है यार मैं कहाँ पे रहा? मैं कैसी जगह में रहा? ऐसा तो कुछ है नहीं है किसी भी और स्टेट में इंडिया की किसी भी और स्टेट में ऐसा नहीं है कुछ भी। मैं मुझे तो लगता है मैं एक बड़ी डिफरेंट वर्ल्ड से आया हूँ। तो उसके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है जो मेरे साथ भी आया जो मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको कि ये बहुत से और जो बच्चे हैं जो बॉर्डर एरिया से आते हैं, वो ज़रूर ये चीज़ फेस करते हैं। वो सोचते हैं हम कहाँ पे रहे? ना हमारा कोई हमारी गलती नहीं थी हम वहाँ पे पैदा हुए। ठीक है? ये 2 स्टेट्स का झगड़ा है और उस स्टेट के झगड़े में हम लोग कहाँ पे फँसे रहे। बिल्कुल उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप वहाँ पे मेरे गाँव में ऐसे मैं आपको 50 से ऊपर लोग आपको अभी काउंट कर सकता हूँ। जी, बहुत लोग हैं जिनके बच्चे मार गए माइन से। अच्छा, अभी मैं इस बार जब घर गया तो एक लेडी आए हमारे घर पे। एक्चुअली उनका एक 2 बेटे थे उनके। अच्छा। बड़ा बेटा जो था वो उनका मेरे घर के पास एक फील्ड्स हैं, थोड़ी राइस फील्ड्स हैं, वहाँ पे गया था। वो बकरियाँ चरा रहा था बेचारा। दोनों भाई थे तो बाप भी साथ में था उनका। अच्छा। तो एक भाई ने माइन के ऊपर पाँव रखा तो वो माइन ब्लास्ट हुआ, मर गया वहाँ पे ही। हाँ। और बाप ने उसको विटनेस किया, बाप देख रहा था वो जब माइन से डेथ हुई उसकी। उस दिन से वो बाप उसका और आज तक वो बाप उसका जो है मतलब ही इज़ इन अ मेंटली अनस्टेबल, ही इज़ मेंटली नाउ इन अ डिफरेंट स्टेट। तो हुँ, वो मेंटल बट वहाँ पे लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए इट्स वेरी नॉर्मल। राइट। इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। आप जाओगे वहाँ पर मैं 2-3 गाँव में गया, वहाँ मैं एक ही गाँव में घुसा, मुझे एट लीस्ट वहाँ पे 10 टू 15 केस ऐसे मिले जिस किसी की 2 टाँग नहीं है, किसी के 2 हाथ नहीं है, ठीक है? जी। किसी का पेरेंट मार गया है। एक मैं घर में गया वहाँ पे एक स्टूडेंट था, वो मेरी अम्मी का स्टूडेंट था, वो भी स्कूल नहीं आया 2-3 दिन से। तो अम्मी ने कहा उसके घर में ऐसे अटैक हो गया, मैंने कहा चलो अम्मी चलते हैं आपके साथ देखते हैं हुआ क्या। जब गए वहाँ पर वो बच्चा बाहर नहीं आया हमसे बात करने के लिए। उसका क्या हो गया कि उसकी जो मदर थे उनकी डेथ हो गई थी 2 साल पहले पाकिस्तान के फायरिंग से। अच्छा। फिर 2 साल के बाद फायरिंग अब फिर से हुआ, ये पीछे 2019 की बात है, अच्छा। 18-19 की बात है। ये आप मेरा एक व्लॉग भी है वो आप देख सकते हैं।
यूट्यूब पे है। घर में गए तो अचानक से वो रमज़ान था तब, रोज़ा इफ्तारी कर रहे थे सामने घर पे बैठ के। अचानक से गोला पड़ा, 3 बंदे वहाँ पे उसके फादर ने उसके स्टेप मदर थी, नई शादी की, अब उसके फादर की भी डेथ हो गया, मदर की भी डेथ हो गई और साथ में एक भाई भी मार गया, वो बच्चा एक बच गया घर में अकेला। और ये कोई एक केस नहीं है, ये ऐसे एन नंबर ऑफ केसेज़ आपको वहाँ मिलेंगे, जो जो किसी के कोई फिज़िकली डिसेबल्ड हो गया है, किसी के पेरेंट्स मर गए, कोई पेरेंट है तो बच्चे मार गए। रिसेंटली अभी 2000 ये भी 2018-19 की बात है, जब मैं जेएनयू में ही था, अपना पीएचडी फाइनल में था। घर के आगे एक गाँव है, सलोत्री गाँव है उस गाँव का नाम। उसका नाम सलोत्रिया, वहाँ पे सडनली एकदम से फायरिंग स्टार्ट हुआ तो गोला पड़ा एक घर के ऊपर। वो एक लेडी और उसके 2 बच्चे डेथ हो गई। छोटे-छोटे 2 बच्चे थे। तो उनके फादर जो थे वो बच गए, वो भी फिज़िकली डिसेबल्ड हैंडीकैप है उसके फादर जो हैं। गवर्नमेंट ने उनको दिया कुछ कंपनसेशन, बट क्या करेगा वो कंपनसेशन को, जब पूरी फैमिली चली गई, एक बंदा बचा वो। 2 बच्चे चले गए, वाइफ चली गई। तो ये एक ऐसी चीज़ है, अब आप खुद लगा लो उस बंदे की मेंटल हेल्थ को क्या होगा? कौन उसको केयर करेगा? ये एक केस नहीं है, ये मैं एक केस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये एन नंबर ऑफ सच केसेज़ हैं, ये वैसे केसेज़ हैं जिनके घर में फिज़िकल लॉस हो चुका है। हम लोगों ने तो वो चीज़ देखो, मेरे घर में पर्सनली मेरे घर में किसी की डेथ नहीं हुई, अच्छी बात है नहीं हुआ, बट मेरे आस-पड़ोस में बहुत लोगों को ऐसे हुआ है। बिल्कुल गाँव के मतलब मेरे घर के आस-पास में बिल्कुल 5 घर छोड़ के 6वें घर में जाओगे ऐसी चीज़ हुई है। तो ये चीज़ कुछ ऐसी है, वहाँ पे ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ में का इश्यू बिल्कुल है। गवर्नमेंट को उसको लेकर काम करना चाहिए। और हाँ, जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा ड्रग्स का, और ड्रग्स भी अब पुंछ में चलना स्टार्ट हो गए। अब पुंछ में बिल्कुल ये कल्चर आ चुका है, बच्चे ड्रग्स में एंगेज हो गए। मेरे कुछ क्लासमेट्स ही थे, जब मैं 8th-9th में था, उन्होंने ड्रग्स लिए, 1-2 की डेथ भी हो गई। ये कल्चर पुंछ में भी अब डेवलप हो चुका है। तो गवर्नमेंट को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए, जहाँ से भी ड्रग्स आ रहे हैं, जिस तरीके से भी आ रहे हैं, जो भी लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर आई थिंक स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि एक हिंदू में पढ़ा था या इंडियन एक्सप्रेस में रिसेंटली, और उन उन उसमें यही था कि बॉर्डर एरिया से पर्टिकुलरली पुंछ, चनाब वैली के जो रीजन्स हैं, इससे बहुत ज़्यादा जो है नारकोटिक ड्रग्स जो हैं वो उसका, ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, ये मैं कुछ अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये पब्लिक में अवेलेबल है। तो ये उसमें बताया गया था कि ऐसी चीज़ें जो हैं पुंछ खासकर चनाब एरिया में बहुत ज़्यादा जो है राइज़ पे है। तो इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए आई थिंक, और मेंटल हेल्थ पे भी काम करना चाहिए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तारिक जी आपने बीच में बताया था कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, प्लुरैलिटी है, यहाँ पे सब मिल के रहते हैं। तो कुछ जी। बताइए कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट की कम्युनिटी लाइफ़ कैसी है और इंटर कम्युनिटी रिलेशन जो हैं, वो कैसे हैं लोगों के? जी, मैम बहुत अच्छे हैं। हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। मैंने आपको कहा कि मेरा गाँव जलास है। वो गाँव भी बॉर्डर पे है एकदम शार्प। मगर मेरे घर से अगर आगे जाओगे वो तो एकदम 100 मीटर सामने बॉर्डर है, एकदम आमने-सामने ऐसे। वो एक हिंदू पॉपुलेटेड, वहाँ वो गाँव पूरा हिंदू पॉपुलेटेड है, शार्प बॉर्डर पे रह रहा है। हम लोगों ने वायलेंस एक साथ फेस किया है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग एक साथ फेस किया है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है। हमें आज भी याद है ईद पे वो लोग आते हैं हमारे वहाँ, ईदगाह पे आते हैं। मुझे आज भी याद है बचपन से एक अंकल थे वहाँ पे, सोमराज उनका नाम था। वो हर ईद में, वो हिंदू कम्युनिटी के उस एरिया में बड़े बंदे कंसीडर किए जाते थे। वो आते थे, जब हिंदूज़ का फेस्टिवल होता है तो हम जाते हैं, गुरुद्वारा में कुछ होता है तो हम जाते हैं। बिल्कुल कम्युनली हम लोग बहुत हार्मोनाइज़ तरीके से रह रहे हैं। हाँ, 1-2 इंसिडेंट हुए पर्टिकुलरली जब आई थिंक 2008 में श्राइन बोर्ड का जो अमरनाथ का जो लैंड इश्यू हुआ था, उस टाइम पे कुछ कम्युनल थोड़ा क्लैश हो गया था बीच में। वो भी पुंछ सिटी में हुआ ज़्यादा, गाँव में इतना नहीं गया। एक इंसिडेंट वैसा हुआ, बट उसको हम जनरलाइज़ नहीं कर सकते। वैसे इंसिडेंट सोसाइटी आपको पता है डिफरेंसेस थोड़े बहुत होते हैं। वैसा इंसिडेंट हुआ 1-2 बार, जो कि नहीं होना चाहिए था। अदरवाइज़ बहुत अच्छा, बहुत बैलेंस्ड है वहाँ पर, बहुत हार्मनी से लोग वहाँ पे रहते हैं।
कुछ भी ऐसा किसी के अगेंस्ट हेट नहीं है। हुँ, हम लोगों का सिर्फ़ एक ही एजेंडा है जो भी बॉर्डर के लोग हैं कि हम लोगों को पीस चाहिए। हम एक पीसफुल और डिग्निफाइड लाइफ़ रहना चाहते हैं, जिसमें हम लोगों को अच्छा बेसिक पब्लिक सर्विसेज़ मिले। हुँ, हमारे बिल्कुल। एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाएँ, हमारे स्कूल्स जो हैं, वो अच्छे हों। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक ऐसे स्कूल में पढ़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल जिलास, वो एकदम शार्प बॉर्डर पे है। अच्छा, आप ऑल ओवर इंडिया चले जाओ, आपको स्कूल्स में बड़ी अच्छी वॉल्स पे बड़ी अच्छी कैलीग्राफी मिलेगा, बड़ी अच्छी इंस्पिरेशनल कोट्स मिलेंगी लिखी हुई। जी। कहीं भी आप जाओ, हर स्कूल में। मगर जब हुँ, हमारे वहाँ पे बॉर्डर में मतलब अभी नहीं है वो, अभी गुड कि वो चीज़ नहीं है। बट हुँ, मैं जब अपना चाइल्डहुड रिमेंबर करता हूँ, तो हमारे वो स्कूल ऐसे थे जैसे कुछ हॉन्टेड बिल्डिंग्स होती हैं। अच्छा, पूरे स्कूल्स में स्प्रिंटर्स लगे होते थे, कहीं से छत नहीं होता था क्योंकि गोला अंदर आया है, किसी स्कूल में दरवाज़ा नहीं होता था क्योंकि अच्छा। रात को फायरिंग हुआ है। तो हुँ, वो चीज़ें जो थी वो बॉर्डर एरिया में रही हैं, अभी नहीं है, थोड़ा पीस है। गवर्नमेंट को हुँ, काम करना चाहिए कि वहाँ के लोगों को पर्टिकुलरली बॉर्डर एरिया के लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए, जी, क्योंकि वो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा उन्होंने फेस किया है। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने हम लोगों को दिया बेनिफिट, जैसे एएलसीए कैटेगरी हम लोगों को दिया, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, जो भी लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं, उनके लिए कुछ 2% रिज़र्वेशन दिया गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में। बट ओके। बहुत लोग बॉर्डर पे उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। वो इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि भाई उस स्टेज तक आए तो बेनिफिट लें। जी, जब उस स्टेज से पहुँचने से पहले ही ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, बिल्कुल। तो आपको ये एश्योर करना है कि बच्चा उस स्टेज तक भी आ सके पहले। हुँ, बिल्कुल। फैसिलिटीज़ पे गवर्नमेंट को मुझे लगता है ख़ास करके एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा, हेल्थ और एजुकेशन, इन चीज़ों पे बहुत जी, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे गाँव के लोग जो हैं, एक मतलब एक एक लेडी जो है अगर उसको वो डिलीवरी भी करना है तो मुझे लग रहा है स्लोतरी, सूवेनाड वो गाँव है सिटी से एट लीस्ट 30-35 किलोमीटर। पहले तो लेडी को उनको उठा के लाना है। फिर नीचे अच्छा, रोड तक पहुँचते वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं मिलेगी 101% रात में। अच्छा, वो उसको फिर कैरी करके उठा के लाते हैं एक जलास से, गाँव जहाँ पे चौक है वहाँ से फिर कोई गाड़ी मिल के लेके जाएँगे हॉस्पिटल। तो ऐसे हमारे पास हुँ, होना चाहिए जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, एट लीस्ट जहाँ पे छोटे-मोटे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएँ, डिलीवरी हो सके, ठीक है? जी, इमीडिएटली हुँ, अगर फायरिंग हो जाता है तो लोगों को इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल सके। बॉर्डर एरिया बिल्कुल, बिल्कुल, एम्बुलेंसेस होनी चाहिए, बॉर्डर एरिया के बिल्कुल। लिए। तो ये चीज़ें जो है हुँ, वहाँ की रिक्वायरमेंट है, उस बहुत कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वहाँ की। बिल्कुल, ठीक। जी, अ, ये तो है कम्युनिटी लाइफ़ की कम्युनिटी वहाँ की जो है बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट है हेल्थ और एजुकेशन और पीस चाहते हैं सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। तो तारिक जी ये बताइए कि कल्चरल लाइफ़ कैसी है और रिलिजियस लाइफ़ पुंछ की किस तरह की है? क्या तीज त्योहार, मेले और ये मनाए जाते हैं वहाँ पर? और मेरा काम सूफ़िज़्म पे है तो मैंने पढ़ा कि जम्मू रीजन में सूफ़िज़्म का भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा लोकली। तो सूफ़िज़्म ने कैसे वहाँ की कल्चरल लाइफ़ को कम्युनिटी लाइफ़ को अफ़ेक्ट किया है? ये इस पर कुछ बताइएगा। देखो मैम, कल्चर अगर आप देखो तो हमारे वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। मुस्लिम्स में अगर आप देखोगे गुज्जर्स हैं, ठीक है? जी, हम लोग पहाड़ी हैं, तो अच्छा, कश्मीरी भी हैं वहाँ पर, जी, ठीक है? तो अगर आप पुंछ के मंडी से ऊपर चले जाओगे, लोरन एक गाँव है, ठीक है? वो वहाँ पे आपको कश्मीरी डोमिनेटेड पॉपुलेशन मिलेगा। एक और गाँव है उसी के अपोज़िट में, साबजियाँ उसका नाम है। वहाँ पे भी जी, आपको कश्मीरी लोग मिलेंगे। थोड़ा नीचे आ जाओगे तो आपको सिख लोग भी मिलेंगे वहाँ पर। फिर और जी, सिटी में आ जाओगे तो आपको शिया कम्युनिटी मिलेगी, सिटी के अंदर, हिंदूज़ मिलेंगे। फिर बाकी मेंढर साइड चले जाओगे तो गुज्जर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और गाँव देखोगे तो पहाड़ी भी मिल जाएँगे, बहुत सारे पहाड़ीज़ भी हैं वहाँ पर। तो अच्छा, कल्चरली भी हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, बट हुँ, सब लोग मिल-जुल के अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे सॉन्ग्स जो हैं, कल्चरल सॉन्ग्स जो हो गए, गोजरी बैत हो जी, गया,
या पहाड़ी सॉन्ग हो गए, जो भी कल्चरल फेस्ट होते हैं, जैसे घास काटना अस्सू कहते हैं हमारे वहाँ पर, ठीक है? उसमें बुलाया जाता है उन लोगों को, आके बैठना, सॉन्ग्स बोलना, गोजरी सॉन्ग भी बोलते हैं, पहाड़ी सॉन्ग भी बोलते हैं। कल्चरली हम लोग अ मैरिज का देखो तो अ, एक-दूसरे से गुज्जर, पहाड़ी एक-दूसरे से अब जो है डिफरेंस वो डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। मेरी मदर जो है वो गुज्जर हैं जैसे, ठीक है? अच्छा। और मेरे फादर जो हैं वो पहाड़ी हैं, खान हैं हम लोग, हाँ, ठीक है? तो अच्छा। कल्चरली काफ़ी डाइवर्स हैं। बाकी आपने कहा हमारे वहाँ पे हाँ, दरगाह वगैरह का कल्चर भी है, दरगाह भी मतलब रिलिजियस प्लेसेस हैं, जैसे एक बहुत फेमस प्लेस है वहाँ पे साईं मीरा बख्श, पुंछ में, वो एक ज़ियारत है, वो भी शार्प बॉर्डर पे है। वहाँ पे लोग जाते हैं हर रिलिजन के, हिंदूज़ भी, जी। सिख्स भी जाते हैं, और जहाँ तक मुझे याद है वहाँ का जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है, जो देखभाल करती है उस ज़ियारत की, दरगाह की, आई थिंक उसमें सिख लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो अच्छा। वो साईं मीरा बख्श की ज़ियारत है। उससे नीचे आप थोड़ा आओ तो एक बहुत फ़ेमस वहाँ पे एक गुरुद्वारा साहिब है, नंगाली साहिब। अच्छा। वो वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी ऑल ओवर इंडिया वहाँ पे सिख जाते हैं। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलिजियस सेक्रेड प्लेस है सिख कम्युनिटी की। एक हमारे वहाँ पे ही मंडी में आप देखोगे तो एक ये है, बूढ़ा अमरनाथ टेम्पल है, ठीक है? जी। तो वहाँ पर यात्री भी आते हैं, इंडिया से यात्री जो जाते हैं वो भी उस जगह पे जाते हैं। ऑल ओवर इंडियन स्टेट अच्छा। से जो भी यात्री जाते हैं वहाँ पर भी जाते हैं। तो अ, ब कल्चरली भी बहुत डाइवर्स है, मिल-जुल के रहते हैं लोग, लोग अच्छे से रहते हैं। जी। अभी तारिक जी, अभी आपने बताया कि पहाड़ी और जो एसटीज़ हैं, गुज्जर बकरवाल्स हैं, उनके बीच में भी कोई ताआवुन है, इतना कोई डिफ़रेंस है नहीं। लेकिन जी, मेनलैंड में बैठकर हम जब खबरें पढ़ते हैं, तो उसमें ये दिखाया जाता है कि जो एसटी स्टेटस है, जो अभी पहाड़ीज़ को एक्सटेंड किया गया है, उसकी वजह जी। से जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, पुराने जो एसटी में शामिल थे, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट दर्ज किया है। तो क्या इसका कम्युनिटी ताल्लुकात पे कोई असर पड़ा है? आपको आपका क्या ज़ाती तजुर्बा है? जी, मैम देखो बिल्कुल इससे जब एसटी स्टेटस जो दिया गया पहाड़ियों को, जी। उससे काफ़ी डिफ़रेंस तो आया, मतलब थोड़ा बहुत हमारा सोसाइटी डिवाइड हो गई। बाकी देखो पहाड़ी एक ट्राइब है, एथनिक ट्राइब है, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, तो उनका एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, एक डिफरेंट एक कल्चर भी है, एक डिफरेंट कल्चर भी है। गुज्जर्स का एक कल्चर है डिफरेंट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। डिफरेंसेस नहीं है, बट लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस ज़रूर हैं। बाकी आप उनके जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी हैं, राइट? तो अच्छा। पुंछ और जोरी के जो लोग हैं पार्टिकुलरली, इनको बहुत पहले कुछ ना कुछ देना चाहिए था। पहाड़ी हुँ। स्टेटस उन्होंने दिया, अच्छा, जी। बट एसटी का ये डिफरेंस मेन था कि उनको विद इन हमारे जो कोटा है 10% उससे नहीं देना है, जो कि अच्छा। होम मिनिस्ट्री ने आई थिंक प्रॉमिस भी किया कि हम नहीं देंगे, और उन्होंने वही किया। उसके कोटा हाँ। से नहीं दिया है, वो अलग से उनको 10% कोटा दिया है, जिससे थोड़ा रिजेंटमेंट एसटी के लोगों में कम हो गया था। बाकी रिजेंटमेंट यही था फर्स्ट, कि हमारे कोटा में से पहाड़ियों को रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, जो कि सरकार ने उनके कोटा से लेके नहीं दिया है। सेकंड रिजेंटमेंट तब हो गया जब इलेक्शंस आए थे, और थोड़ा बहुत सी जगहों पे लोगों को मोबिलाइज़ किया गया उस तरीके से कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कहीं इंसाइटिंग स्टेटमेंट्स दी गई कुछ लोगों के करके, उस तरीके से थोड़ा अच्छा। डिफरेंस आ गया था, बट आई थिंक वो अभी वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो चुकी हैं। तो जी। जी। तो चीज़ें ग्राउंड लेवल पर कई बार अलग होती हैं और हमें दिखती और दिखाई जाती हैं अलग तरीके से। हाँ जी। तो अच्छा डॉक्टर तारिक ये बताइए कि पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट का वो किस तरह का है? क्या पुंछ डिस्ट्रिक्ट की आवाज़ जो है पार्स ऑफ कॉरिडोर तक पहुँच रही है सेंटर तक या इवन श्रीनगर तक? पॉलिटिकली आपको क्या लगता है कि क्या आपके एरिया को ओवरलुक किया गया है या अगर किया गया है तो उसकी क्या वजह है? और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये एरिया काफ़ी ज़रूरी है तो अभी तक इसकी डेवलपमेंट जो है वो इतनी लैग क्यों कर रही है? देखो मैम, बिल्कुल आपका क्वेश्चन एकदम ठीक है। मतलब हम लोगों ने हर बार वोटिंग किया है,
हमारे जी। लोग जब मिलिटेंसी पीक पे थी, तब भी आए वोट करने के लिए। आप पुंछ राजौरी का टर्नआउट देखो, हुँ, जब भी देखोगे हमारा टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है। बट अनफॉर्च्यूनेटली ये जो पॉलिटिक्स का डिस्कोर्स है, ये 2 ही जगह से चल रहा है, या तो कश्मीर सेंट्रिक है या जम्मू सेंट्रिक हुँ, है, बिल्कुल। ठीक है? लीडर्स भी वहाँ से ही आते हैं ज़्यादा या फिर जम्मू से आएगा। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे देखो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलिजन जी, इस डिस्ट्रिक्ट को जो है वो इग्नोर ही किया गया है। जी, पॉलिटिकली इसको मतलब हमारे जो लीडर्स भी आ रहे हैं, उनका कुछ से नहीं है। उनका जो जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में जहाँ तक मुझे लग रहा है तो उनका कुछ भी से नहीं है। अगर कुछ भी से होता तो हम लोगों के पास अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते। हम लोगों के पास अच्छी हम लोगों हमारे जो लोग हैं उनको अपने बच्चों को लेके प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन के लिए भी वहाँ से बाहर जम्मू में नहीं आना पड़ता। बिल्कुल। हमारे लोग जो हैं प्राइमरी एजुकेशन को भी लेकर आप बच्चों को निकल कर बाहर आ रहे हैं, ठीक है? तो 1-2 डिग्री कॉलेज है वहाँ पे भी देखो आप क्या हालत है वहाँ पर, ठीक है? हुँ, रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही हैं। जो भी लोग हैं बेचारे पीएचडी किए हैं, एमफिल किए हैं, मास्टर्स किए हैं, जाके वहाँ पे नेट जेआरएफ निकाला है, बहुत अच्छी-अच्छी पब्लिकेशंस की हैं। वहाँ पे हुँ, जाके क्या एड हॉक पे पढ़ा रहे हैं। हुँ, उस चीज़ का जो है पॉलिटिकली तो मुझे लगता है हमारे रीजन को ऑलवेज़ जो है हमेशा से ही कंसीडर नहीं किया गया। बस हम लोगों को एज़ अ वोट बैंक उन्होंने ट्रीट किया है। उसका रीज़न यही है कि मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स उनको जम्मू डिवीज़न से और कश्मीर डिवीज़न से मिलती हैं। हमारे डिवीज़न से हमारे एरिया से जो भी सीट्स हैं बहुत कम हैं और पॉलिटिकली हम लोगों को इतना प्रेफ़रेंस नहीं दिया गया। किसी भी पॉलिटिशियन ने हम लोगों की तरफ इतना अटेंशन पे नहीं किया। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपका डिस्कोर्स कैसे चलता है, ठीक है? आपके जो हुँ, मेजर पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कौन-सी जगह से आ रहे हैं। तो ठीक। ऑब्वियसली वो जहाँ से आ रहे हैं उनको पता है कि यही एरिया हमारे लिए रेलेवेंट है, तो वो उसी तरीके से अपना हुँ, जो पॉलिटिक्स है वो भी करते हैं। पॉलिटिकली हम लोगों को मैं कहूँगा कि इग्नोर ही किया गया पूरी तरीके से। ठीक बात। जी। जी। अ, ये बात तो आपकी सही है कि पॉलिटिकली राजौरी और पुंछ जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं बॉर्डर के, इनको काफ़ी इग्नोर किया गया, ओवरलुक किया गया। बॉर्डर टूरिज़्म का पोटेंशियल है इन दोनों एरियाज़ में, नेचुरली भी काफ़ी गिफ्टेड एरियाज़ हैं और आर्किटेक्चरली भी हेरिटेज भी यहाँ पे कुछ मौजूद है, रिलीजियस टूरिज़्म भी हो सकता है। तो क्या वजह है कि यहाँ पे जो बॉर्डर टूरिज़्म का पोटेंशियल है, वो भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया? और अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसा ज़रिया है जिससे लोगों की इकोनॉमिक हालात जो हैं वो भी थोड़े सुधर सकते हैं। तो आपका क्या ख़्याल है कि यहाँ बॉर्डर टूरिज़्म डेवलप करने के मुतालिक क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखो मैम, पहले तो कॉन्टेक्स्ट था, नहीं कर पाए। कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा था कि कुछ नहीं कर पाए। वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस कोई होता भी तो उसको सरकार नहीं डेवलप कर पा रही थी क्योंकि हालात खराब थे, ठीक है? मिलिटेंसी थी, लोग खुद के लोग, गाँव के लोग नहीं बाहर निकलते थे। बाहर के लोग कहाँ आप एक्सपेक्ट करोगे कि वहाँ पे आएँगे? हमें याद है कि 5 बजे, 6 बजे हम अपने घर को कुंडी लगा देते थे, बंद कर देते थे। अच्छा, पीछे बहुत बड़ा लक्कड़ लगा देते थे कि दरवाज़ा तोड़ के कोई आ जाए तो आ जाए। अच्छा, खिड़की से अंदर घुस के और खिड़कियाँ लॉक कर देना। अच्छा, हम लोग इतना डरते थे किसी भी बाहर टाइम पे रहते नहीं थे, ठीक है? हुँ, एक घर वालों की तरफ से भी एक इंस्ट्रक्शन था पेरेंट्स की तरफ से कि दिन में आप रहो यहाँ-वहाँ बट 5-6 बजे वापस घर। 5 बजे हम लोगों के घरों में लॉक लग जाते थे। घर अच्छा, के अंदर आ जाना हमें 5 बजे। तो कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा है कि सरकार भी कुछ उस टाइम पे कर नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पे टूरिज़्म को भी उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाए। अ बाकी अभी की अगर आप बात देखो तो थोड़ा-सा नॉर्मलेसी है अभी। अभी ठीक है सिचुएशन जैसे सरकार को अभी ट्रेड पे काम करना चाहिए, ताकि ट्रेड वापस से चले, लोगों को भी काम मिले, थोड़ा लोकल्स विलेजर जो हैं वहाँ के गाँव जो नज़दीक हैं बॉर्डर के, उनको थोड़ा काम मिले। जो सिटी के भी लोग हैं वो भी ट्रेड में एंगेज हो गए थे, बहुत एक्टिव ट्रेड चल रहा था, तो उसमें अच्छा, काम करना चाहिए। हुँ, और जो यस टूरिस्ट प्लेसेस पुंछ में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी-अच्छी जगह हैं, जैसे हमारे वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं बहुत 3-4 डिफरेंट लोकेशंस पे वाटरफॉल्स हैं। नंदी झील हो गया, नूरी छम हो गया,
ये बारामगला उस साइड में, फिर पीर की गली हो गई। ये काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, जहाँ पे अगर टूरिज़्म को डेवलप किया जाए तो बिल्कुल वो एक डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती हैं। उसके ऊपर स्टेट को काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को जाके गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी कि ये भी रीजन्स इम्पोर्टेंट है। इन रीजन में भी टूरिज़्म आना चाहिए ताकि लोकल्स को भी फ़ायदा हो। टूरिज़्म आएगा तो ऑब्वियसली लोकल लोगों को जो है वो बेनिफिट होगा। लोग भी आएँगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। अब कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, पहले नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। हम समझते थे कि यार यहाँ पे कुछ भी करोगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन ज़ोन है। आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, आएगा कौन? वही हुआ, इतना बड़ा ट्रेड सेंटर बनाया और गोले 2 पड़े और ट्रेड सेंटर उड़ गया। ठीक है? इससे गवर्नमेंट भी देखती है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा ध्यान मुझे अगर आप पूछोगे पर्टिकुलरली तो ठीक है, हम कहते हैं कि टूरिज़्म एक्सपेंड होना चाहिए उस एरिया में, टूरिस्ट प्लेस को ठीक करना चाहिए। बट मेरी जो अर्ज है वो पॉलिटिकल लीडर से भी मैं यही हमेशा सोचता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को वहाँ के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, जिससे एक वहाँ पुंछ के लोग जो हैं, वो एक डिग्निफाइड लाइफ़ जी सकें, वो करने के लिए उनको हेल्थ, एजुकेशन और थोड़ा जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर उन पे काम करना चाहिए। ये मेरी 3 जो चीज़ें हैं जिनको मैं प्रेफ़रेंस देता हूँ, हेल्थ को, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन को ख़ास करके, उस पे और जो है इस पे हेल्थ, एजुकेशन और हाँ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड कनेक्टिविटी, इन चीज़ों पे थोड़ा गवर्नमेंट को अच्छे से काम करना चाहिए और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को मुझे लगता है सुनना चाहिए और पॉलिटिशियंस को भी ये कंसीडर करना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर में सिर्फ़ कश्मीर और सिर्फ़ जम्मू नहीं है। बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली गवर्नमेंट का साथ दिया है, जिन्होंने हिस्टोरिकली आर्मी को भी सपोर्ट किया है, जिन्होंने हिस्टोरिकली आर्मी के साथ-साथ कॉम्बैट में भी हिस्सा लिया है। ठीक है? वीडीसी टाइप चीज़ें ऑर्गनाइज़ेशंस थी जहाँ पे लोकल्स ने बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। वो नो डाउट लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया उस चीज़ से, बट हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उस चीज़ में, हमने गवर्नमेंट के साथ मतलब आर्मी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, तो हम लोगों को प्रेफ़रेंस देना चाहिए। हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए कि भाई इनसे बड़ा बंदा कोई नहीं है जो नेशन के साथ है। तो उस हिसाब से हमारी जो बेसिक जो नीड्स हैं, जो बेसिक पब्लिक सर्विसेज़ हैं, उनको गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। हमारे पॉलिटिशियन को सीरियसली अगर हमारी एरिया से कोई इसमें स्टेट असेंबली में आ रहा है या कोई भी हमारे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि हिस्टोरिकली रॉन्ग है हमारे लोगों के साथ। हम लोगों ने एक ऐसी लाइफ हमारे लोगों ने जी है, जिसको शायद ही कोई और बंदा ऐसी लाइफ एक्सपीरियंस करे। तो उसके साथ थोड़ा जस्टिस करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी वाजिब डिमांड्स हैं, बिल्कुल आवाज़ तो पहुँचनी ही चाहिए। अच्छा ये तो थी थोड़ी संजीदा बातें और जो चैलेंजेस रहे हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहने के, उस पर बात। तो अच्छा एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फूड कल्चर कैसा है आपके एरिया का? क्या-क्या खाते पकाते हैं? कोई ख़ास इस तरह की डिशेज़ हैं या कुछ ख़ास पकवान हैं, जो आपके एरिया को डिफ़ाइन करते हैं, वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? उस पर बात कीजिए और क्या-क्या वहाँ पे खेती-बाड़ी किस तरह की होती है? उस पर भी कुछ बताइए। आखिरी सवाल। जी, देखो मैम हमारे वहाँ पे मक्की भी होती है, ठीक है? अभी जो है मक्की काटने का सीज़न चल रहा है, मक्की काट दिया लोगों ने अब उसको छिलने का सीज़न चल रहा है। तो अ, व्हीट भी होती है, कनक जिसको हम कहते हैं, कनक भी लगती है। अगर आप थोड़ी आबी में चले जाओगे मतलब वो जगह जो दरिया के पास है, वहाँ पे राइस लगाते हैं लोग। राइस का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है और अच्छा क्वालिटी का राइस लोग लगाते हैं वहाँ पर। तो अ, उसके बाद तो खाने में हमारे लोग जो हैं ब्रेकफ़ास्ट पुंछ में अगर देखा जाए, सुबह नमकीन चाय पराठा या फिर मक्की की रोटी और साथ में कोई सब्ज़ी, ये हमारा वहाँ का स्टेपल फूड है। मॉर्निंग में हम लोग यही खाते हैं। राइस हमारे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। पुंछ के भी लोग जो हैं वो राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं और बाकी मीट भी खाते हैं। अगर आप लोरन वाली साइड चले जाओगे, कश्मीरी लोग हैं तो वो ज़्यादा मीट खाते हैं। वो ज़्यादा मतलब
मटन वगैरह खाते हैं। नीचे आ जाओगे तो चिकन भी चलता है, मटन भी खाते हैं। ज़्यादातर हमारा पहाड़ी है, तो हम पहाड़ी लोग जो हैं वो लोग मीट खाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनको पकवान का टेस्ट वो नहीं है। हमारे लोग जो है सिंपल फूड लस्सी पीते हैं, दही दूध हमारे अच्छा। लोगों में घर का है, ठीक है? जी, क्योंकि गाय, जी, भैंस वगैरह वो सब रखते हैं। तो जी, दही है, दूध होता है घर का। जैसे गुज्जर कम्युनिटी हो गई, तो आजकल थोड़ा अब ट्रेडिशन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि गुज्जर जो जो माने जाते थे, जो गाय, भैंस बहुत ज़्यादा रखते थे, आजकल वो चेंज हो गया। मैं घर में गया था, तो ये मेरा एक फील्ड का एक फाइंडिंग भी था। एक रिसर्च का अच्छा, वन ऑफ द फाइंडिंग था कि जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस थे, वो लोग अब छोड़ चुके हैं। क्योंकि अच्छा, एग्रीकल्चर ओवरऑल जो एग्रीकल्चर है, उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है? जी, उससे कुछ मिल नहीं रहा है लोगों को। अच्छा है, लोग जाके एक दिहाड़ी लगा के आ जाते हैं, डेली वेज जो है वहाँ पे 600-700 रुपए कमा के राशन से, पीडीएस से जाके एक बोरी लेके आ गए चावल की और खा लिया खाना। महीना जी, चल जाएगी, नहीं तो 10-15 दिन चलेगी, 2 और दिहाड़ी लगाया तो और पैसा आ जाएगा। तो अब ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ थी, वो लोग ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं। जबकि गुज्जर कम्युनिटी जो थी वो जानी जाती थी, बहुत ज़्यादा उनके पास माल-मवेशी हुआ करता था। मक्खन सप्लाई जी, करना, दूध सप्लाई करना, लस्सी देना, सब कुछ उनके काम थे। हमारे खुद के घर में जो मेरी दादी जी थी, उन्होंने 2-3 भैंसें रखी थी। तो शादियों-वादियों में चलता है, वहाँ पर हम शादियों में हम वाज़वान भी बना लेते हैं। जैसे अच्छा, रोगन जोश, रिश्ता गोश्ताबा, ये चीज़ भी बनती है शादी वगैरह में। डेली यूज़ के लिए जैसे श्रीनगर का कल्चर है, वहाँ पे डेली भी चलता है ये चीज़। जी, पुंछ में जो है डेली के लिए ये चीज़ नहीं चलती है। हमारे लोग डेली चिकन खा सकते हैं, मेबी वीकली वन्स, जी, या बाकी ज़्यादातर वो चावल, दाल, इन चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर जो है सब्सिस्टेंस है, वहाँ पे हमें मिल जाता है। अपना ही प्रोडक्शन होता है, ऑलमोस्ट सब लोग जो हैं अपना ही चावल उगा लेते हैं, मक्की उगा लेते हैं, हर घर में मक्की रहता है, चावल रहता है, व्हीट भी रहता है हर घर में, तो उसी से वो जी, फूड कल्चर वही है। क्या बात है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा तारीफ़ जी आपके साथ हमने बहुत अच्छे से पुंछ को जाना यहाँ की पेचीदगियों को समझा और कितनी ट्रॉमेटिक लाइफ़ यहाँ के बाशिंदे जी रहे हैं एक डर के साए में, ये भी हमें मालूम चला। और कैसे हमेशा तैयार रहते हैं एक एक प्रॉक्सी वॉर टाइप सिचुएशन के चलते ये भी हम जान पाए और ये एक इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव हमें सिर्फ आप जैसे इंसान से ही मिल सकता था हमें अखबारों से या रिपोर्ट्स जो मिलती हैं उसमें एक बहुत ही सरसरी सा हमें व्यू दिखाई देता है लेकिन आपने हमें एक इनसाइडर्स व्यू दिया उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं बहुत मज़ा आया आपसे बात करके तारीफ जी तो जी, जी, बहुत ही शुक्रिया। अच्छा सेशन रहा जी, शुक्रिया, मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। अच्छा लगा आपने जी बात की जैसे, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एवरीवन और हम आपसे मिलेंगे अगली बार एक नए बॉर्डर टाउन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।